नमस्कार, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर, एक ऑथर। हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज CS स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको आपकी सफलता के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष की आग में तप रहे हैं तो धैर्य रखें। डायमंड जितना घिसता है उसका मूल्य उतना बढ़ जाता है। एक दिन सफलता को आपके पास आना ही पड़ेगा और आपके संघर्षों का हिसाब करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के बारे में देखा था, जो कि पार्ट 1 था। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस अधिनियम का भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन की सीरीज में ये पार्ट 10 है। तो चलिए हम लोग जो है डायग्राम के माध्यम से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और भारत के नागरिकों के लिए भी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो है पार्ट 2। आइए देखते हैं इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी वो कौन कौन सी थी। इस अधिनियम की पहली मुख्य बात ये थी कि 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यानी 15 अगस्त 1947 को जो है भारत एवं पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना हो जाएगी। दो डोमिनियन स्टेट को हिंदी में हम अधिराज्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अधिराज्य के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्त, इस अधिनियम की जो पहली मुख्य बात है वो ये है कि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद इस अधिनियम में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना हो जाएगी। डोमिनियन स्टेट को हिंदी में हम अधिराज्य के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है 100% तक सवाल पूछा जाता है। डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का मतलब ये होता है कि भारत अभी भी पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र नहीं बना है। अब आप कहेंगे कि संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु को इंग्लिश में हम शार्गन कहते हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय यानी अपनी गृह नीति और विदेश नीति का जो निर्णय होता है वो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से ले सके। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के आजाद हो जाने के बावजूद भी हम डोमिनियन स्टेट थे, यानी जो हमारे हेड ऑफ स्टेट थे, जो हमारे राज्य के प्रमुख थे। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है? भारत और पाकिस्तान, क्योंकि संविधान में राज्य को ही देश या राष्ट्र कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, जो राज्य के प्रमुख हैं, वो अब भी ब्रिटेन के सम्राट हैं। फिलहाल भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो हो चुका है, लेकिन हमारे प्रमुख जो है वो ब्रिटेन के सम्राट ही हैं। डोमिनियन स्टेट शब्द जो है नाम मात्र का था। भारत पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र हो चुका था। डोमिनियन स्टेट को हमने इसलिए बरकरार रखा ताकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात भारत में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक रह गए थे और पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक रह गए थे, उन सभी लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और संविधान में जो है उन्हें अधिकार दिया जा सके। तो जाहिर सी बात है डोमिनियन स्टेट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भारत जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट रहा। आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
भारत कब से कब तक जो है डोमिनियन स्टेट रहा है? तो भारत आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 से, ध्यान दीजिएगा, भारत 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक, यानी भारत जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट रहा है, यानी संविधान लागू होने के एक दिन पहले तक। और इस अधिनियम की जो दूसरी मुख्य बात थी, दोस्त कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ जो है डायरी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो मेन बातें हैं आप उसे नोट कर सकें। इस अधिनियम की दूसरी मुख्य बात यह थी कि इस अधिनियम के तहत ही पाकिस्तान नामक शब्द जो है, पाकिस्तान नामक शब्द जो है कानूनी रूप से अस्तित्व में आया। ध्यान दीजिएगा, लीगली रूप से इस अधिनियम के तहत ही पाकिस्तान नामक शब्द कानूनी रूप से अस्तित्व में आया, वैधानिक रूप से अस्तित्व में आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है किस अधिनियम के तहत पाकिस्तान नामक शब्द कानूनी या वैधानिक रूप से अस्तित्व में आया, तो इसी अधिनियम के तहत। इसके अलावा दोस्त, पाकिस्तान शब्द को दिया किसने था? पाकिस्तान शब्द को, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान शब्द को 1933 ईस्वी में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र चौधरी, ध्यान दीजिएगा, चौधरी रहमत अली ने जो है 1933 में एक लेख लिखा था। लेख का नाम था नाउ एंड नेवर। यानी पाकिस्तान शब्द को 1933 ईस्वी में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र रहमत अली ने 1933 ईस्वी में अपना एक लेख लिखा नाउ एंड नेवर के नाम से, अब नहीं तो कभी नहीं। इसमें इन्होंने जो है दक्षिण एशिया में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। और पाकिस्तान शब्द को स्वीकार कब किया गया? तो पाकिस्तान शब्द को स्वीकार किया गया 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन में जिन्ना ने जो है, मुस्लिम लीग ने जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी दिया था। दोस्त, इस अधिनियम की जो अगली मुख्य बात है, आइए देखते हैं। इस अधिनियम की जो अगली मुख्य बात है कि इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के लिए, ध्यान दीजिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भारत के गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बनते हैं, दिख रहा है, वो मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। इस अधिनियम में कहा गया कि दोनों डोमिनियन स्टेटों के लिए जो है अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, यानी अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। भारत ने अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया, जबकि पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया, यानी जिन्ना स्वयं ही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए, जो कि जिन्ना की एक बहुत बड़ी गलती थी। इसके अलावा दोस्त, दोनों देशों ने अपने अपने प्रधानमंत्री बनाए। इधर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बनाए गए। आइए देखते हैं इस अधिनियम की जो चौथी मुख्य बात है वो क्या है। दोस्त, इस अधिनियम की जो चौथी मुख्य बात यह है कि इस अधिनियम के तहत वायसराय शब्द, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायसराय शब्द और भारत का सम्राट शब्द और, ध्यान दीजिएगा, और राज्य सचिव शब्द, ध्यान दीजिएगा, और राज्य सचिव शब्द को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस अधिनियम के तहत ही वायसराय शब्द, वायसराय जो था वो ब्रिटिश सम्राट का जो है प्रतिनिधि था। ब्रिटिश सम्राट के बाद ब्रिटिश रॉयल फैमिली का मेंबर होता था। जब शासन खत्म हो रहा है तो वायसराय शब्द को भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भारत का सम्राट, इंग्लिश वर्जन में इसे इंपीरियल ऑफ इंडिया शब्द, जाहिर सी बात है जब शासन खत्म हो रहा है तो भारत सम्राट शब्द को भी हटा दिया गया। इसके अलावा
जो राज्य सचिव शब्द है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शब्द है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। चलिए इस अधिनियम की अगली बात देखते हैं। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ब्रिटिश संसद, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो भारत और पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम की अगली जो मुख्य बात थी वो थी कि ब्रिटिश सरकार, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस अधिनियम की अगली मुख्य बात थी ब्रिटिश सरकार प्लस देशी रियासतों के मध्य, ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के मध्य जो समझौता हुआ था को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के मध्य जो समझौते हुए हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। देशी रियासतें का मतलब रजवाड़े, और देशी रियासतों को छूट प्रदान की जाएगी कि उनकी मर्जी वो भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी, जिसमें से 13 पाकिस्तान में चली जाती हैं, बचती हैं 552 में 3 को छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाया, और इस नीति के तहत ही उन्होंने क्या किया, भारत का एकीकरण कर डाला। बाद में हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को भी भारतीय संघ में जो है विलय कर दिया गया। इसी भारत का एकीकरण करने के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्त, देशी रियासतों के बारे में हम लोग आगे जब संघ राष्ट्र क्षेत्र पढ़ेंगे तो एकीकरण के बारे में वहां पे विस्तार से पढ़ेंगे। और भारत और आदिवासियों के बीच, यानी ब्रिटिश सरकार और आदिवासियों के बीच जो समझौते हुए होते हैं उन्हें भी समाप्त कर दिया जाता है। दोस्त, इसके अलावा इस अधिनियम के तहत दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसी अधिनियम के तहत दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो छठवीं बात थी, दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। 2 सीमा आयोग का गठन, 2 सीमा आयोग कौन कौन थे, आपका बंगाल सीमा आयोग था, आपका पंजाब सीमा आयोग था, ठीक है। और कहा गया इसमें 4 सदस्य होंगे, 2 मुस्लिम लीग से, 2 कांग्रेस से, इसमें भी 4 होंगे, 2 मुस्लिम लीग से, 2 कांग्रेस के होंगे। और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों देशों की सीमाओं का, जो सीमा आयोग का गठन किया जाएगा उसका अध्यक्ष जो है सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया जाएगा। दोस्त, वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा अलग करती है, जबकि भारत और अफगानिस्तान को डूरंड सीमा रेखा, जबकि भारत और चीन को मैकमोहन सीमा रेखा अलग करती है। और इस सीमा आयोग का जो कार्य होगा वो जो मुस्लिम हैं, पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम हैं, उनको जो है आबादी के आधार पर बांटने हेतु सीमाओं का निर्धारण करना होगा। इसके अलावा अगली जो मुख्य बात ये कही गई कि दोनों देशों, यानी दोनों देशों का मतलब जो भारत और पाकिस्तान की जो संविधान सभा होगी वो 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों देशों की संविधान सभाएं कैसी हो जाएंगी, स्वतंत्र एवं संप्रभु हो जाएंगी। जो संविधान सभा होगी वो कैसी हो जाएगी, स्वतंत्र और संप्रभु हो जाएंगी, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार यदि कोई भी कानून बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, तो संविधान सभा के पास यह पावर होगा कि वह उस कानून को समाप्त कर सकेंगी। और जब तक नया संविधान बनता है तब तक जो है भारत का जो शासन होगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब तक पारित अधिनियमों में ये सबसे बड़ा अधिनियम था और भारतीय संविधान सबसे ज्यादा ऋणी जो है इसी अधिनियम का रहता है। और ये अधिनियम भारत में 25 जनवरी 1950 तक लागू रहता है। इसके अलावा इस अधिनियम का संविधान सभा पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस अधिनियम का संविधान सभा पर प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी संविधान सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु हो जाती है। इसके अलावा जो संख्या शुरू में संख्या 389 थी तो घटकर 299 हो जाती है और हमारी संविधान सभा दोहरी भूमिका में काम करने लगती है। जब देश के लिए संविधान बनाती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, काम चलाओ संसद के रूप में, तो उसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर करते थे। लेकिन यह दोहरी भूमिका जब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई तो उसकी यह भूमिका समाप्त हो गई, लेकिन अंतरिम संसद के रूप में उसने जो है तब तक काम किया जबकि प्रथम लोकसभा का आम चुनाव नहीं हो गया। दोस्त, हमारी वीडियो यहीं तक
ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।